पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग छुआन मिंगटियान नाम की एंशिएंट टॉम्ब को अपने दोस्तों के साथ में उसे एक्सप्लोर करने गया होता है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करने के बाद में उसे फाइनली उसकी मास्टर मिल ही जाती है, जिससे वो पहले रीयूनाइट करता है और उसकी मास्टर उससे पूछने लगी होती है कि उसके बिना फैंग कितना दूर तक पहुंच पाया है। तो अब एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग अपने मास्टर को बताता है कि वो इस एंशिएंट टॉम्ब में 9 एक्सट्रीम के पावर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया होता है, जिसे पाकर वो अपना वॉइड मार्शल आर्ट्स के बॉडी को और अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। मगर उसका मेन रीजन यहाँ पर आने का अपनी मास्टर को ढूंढना होता है, जो कि वो कर लिया होता है। उसकी मास्टर फैंग की सभी बातें सुनकर उसे बताती है कि उस दिन मैं तुम्हारे हेल्प 9 एक्सट्रीम में से 6 एक्सट्रीम पावर को कलेक्ट करने के लिए निकली थी। ये बोलकर वो फैंग को एक काफ़ी चमकीला स्टोन देती है, जिससे कि वो 6 एक्सट्रीम पावर को कंडेंस करके रिफाइन करके बनाई होती है। उसे रिफाइन करने के बाद में फैंग डायरेक्टली 6 एक्सट्रीम के पावर को पा लेगा, मगर फैंग उसे लेने से मना करते हुए कहता है कि 6 एक्सट्रीम पावर को यूज करके आप अपना बॉडी को रीबिल्ड कर सकते हैं, इसलिए आप इसे मुझे मत दीजिए। मास्टर दूसरे तरफ में मुड़ते हुए कहती है कि मेरा बॉडी कब के नष्ट होने वाला होगा, इसलिए इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए तुम इसे रिफाइन कर लो, जिससे तुम्हारा बॉडी पर कंट्रोल और ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। फैंग उसे लेकर प्रॉमिस करता है कि मैं सिर्फ इसे रिफाइन ही नहीं करूँगा, बल्कि मैं जल्द ही आपके बॉडी को भी जरूर रीसेप कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर मास्टर सोचती है कि बॉडी रीसेप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनकर ये काफ़ी अच्छा लगा। ये सोचकर वो उसे वैसे ही वहाँ पर खड़ा देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, रिफाइन करना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो। फैंग उससे पूछता है क्या भूल गए कि रिफाइन करने के बाद में बैकलेस में क्या होता है। ये सुनकर उसकी मास्टर को याद आ जाता है और वो ठरकी वाले एक्सप्रेशन देते हुए उस सो रहे लड़की की तरफ इशारा करने लगती है। अपनी मास्टर के इरादे को समझकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से कहने लगा होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर उसकी मास्टर उसके तरफ बढ़ते हुए कहती है कि अगर तुम उसे रिफाइन नहीं करना चाहते हो तो मुझे वापस कर दो। लेकिन फैंग उसे अपने पास में ही रखते हुए कहता है कि अब जबकि आप मुझे एक बार दे दिए हैं तो वापस कैसे मांग सकते हैं, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं बाद में ज़रूर इसे रिफाइन कर लूँगा। अब जबकि फैंग का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका होता है, यानी कि उससे अल्टीमेट पावर और स्पिरिट बीट के साथ में उसकी मास्टर भी मिल गई होती है, तो अब वो वापस अपने दोस्तों के पास में जाने की इच्छा जाहिर करने लगता है, क्योंकि फैंग को उनकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है। इसके जवाब में मास्टर कहती है कि तुम जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए अगर यहाँ से बाहर निकलना इतना ज़्यादा आसान होता तो मैं अब तक यहाँ पर फंसी नहीं होती। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है तो क्या इसका मतलब यहाँ से बाहर निकलने का सच में कोई रास्ता नहीं है। वो कहती है कि मेरा सोल इस स्पिरिचुअल बीट से अटैच्ड हो गया है, लेकिन अब जबकि इस एंशिएंट लड़की का दिल फिर से धड़कने लगा है तो अब स्पिरिट बीट इस होल से बाहर नहीं जा सकता है और नेचुरली मैं भी इसके साथ बाहर नहीं निकल सकती हूँ। ये सुनकर फैंग कुछ सोचते हुए कहते हैं कि अब स्पिरिट बॉडी है और मैं फिजिकल बॉडी हूँ, अगर मैं स्पिरिट बीट को लेकर बाहर चलता हूँ तो शायद आप भी इसके साथ बाहर जा सकते हैं। इसके जवाब में उसकी मास्टर कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो पहले जाकर वो दरवाज़ा पहले खोलकर मुझे दिखा दो। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होकर उस दरवाजे पर अटैक करते हुए कहता है कि अब मैं पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा। लेकिन जब फैंग उस दरवाजे पर बहुत ही पावरफुल पंच से अटैक करता है तो एक खरोच को तो छोड़ो, उसका नामो निशान भी वहाँ पर नहीं होता है, जिससे फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो परिणाम देखकर उसकी मास्टर कहती है कि इस दरवाजे के स्पिरिचुअल फॉर्म या फिर फिजिकल फॉर्म में से कोई भी लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी इस दरवाजे को खोल नहीं सकती हूँ। फैंग पूछता है तो क्या इसका मतलब मैं भी यहाँ पर फंस गया हूँ। वो कहती है हाँ, प्रिंसिपल रूल की बात करें तो तुम भी बाहर नहीं निकल सकते हो, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि जब तुम बाहर निकल ही नहीं सकते हो तो तुम अंदर कैसे आ गए हो, तो इसका जवाब ये है कि स्पिरिट बीट का यूज करके मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैं इनर टॉम्ब के हर जगह को सेंस कर सकती हूँ, इसलिए मैं किसी को अंदर भी लेकर आ सकती हूँ। मैं इस दरवाजे के बारे में बहुत ही कुछ सोची हूँ, हालांकि मैं इस दरवाजे को ब्रूट फोर्स का यूज करके नहीं खोल सकती हूँ, मगर फिर भी एक रास्ता जरूर मेरे पास होगा। ये बोलकर वो उस सो रहे एंशिएंट लड़की की तरफ देखते हुए कहती है कि वो हमें शायद यहाँ से बाहर लेकर जा सकती है। फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है और वो कैसे, ये तो बिल्कुल जिंदा लाश जैसी लग रही है।
इसके जवाब में उसकी मास्टर कहती है कि तुम उसे उठाओ, अगर वो उठ जाती है तो हम इस जगह पर से बाहर निकल पाएंगे। हालांकि इस एंशिएंट लड़की का दिल फिर से धड़कना शुरू कर दिया है, मगर ये काफ़ी सालों से डोरमेट स्टेट में पड़ी हुई थी और इसके बॉडी में कोई भी जिंदगी नहीं था। इसके बारे में तुम थोड़ा ध्यान से सोचो। मैं स्पिरिचुअल फॉर्म में हूँ, इसलिए मैं इसे विटैलिटी नहीं दे सकती हूँ, मगर तुम सोचो, तुम एक जिंदा पर्सन हो, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो। अगर तुम इससे अपना कुछ एनर्जी दे देते हो तो वो जरूर जाग सकती है। ये सब सुनकर फैंग थोड़ा सा डरते हुए कहने लगा होता है कि बिल्कुल नहीं, ये एंशिएंट पर्सन एक डायटी भी हो सकती है। क्या होगा अगर वो उठकर सबसे पहले हम ही लोगों को मार देगी तो? मास्टर कहती है मुझे पता है इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, मुझे ये भी नहीं पता है कि ये पर्सन अच्छी है या फिर बुरी है और इसका कल्टीवेशन किस लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन शायद ये हमारा आखिरी चांस हो सकता है। तुम अपना पूरा जिंदगी इसी टॉम में बिताना तो नहीं चाहोगे ना? इन सबसे फैंग थोड़ा सा कसमकस में फंस गया होता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि बाहर में उसके दोस्तों का क्या हालत हो रहा होगा। फैंग काफ़ी देर तक सोचने के बाद में उसे उठाने का डिसीजन बना लेता है और जाकर उसे उठाने ही वाला होता है कि तभी उसकी मास्टर को फील होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से पता करते हुए कहने लगी होती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। स्पिरिट बिट के इंडक्शन के अनुसार में आने वाला बंदा शायद इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हैरानी से पूछने लगा होता है कि क्या आप भी उनके बारे में जानती है? इसका जवाब उसकी मास्टर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर बताती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं सच में सबसे ज़्यादा सीरियस बैटल इन्हीं इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ी थी। इस वक्त वो लोग अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर वो लोग यहाँ पर स्पिरिट बीट के लिए आ रहे होंगे या फिर इस एंशिएंट लड़की के लिए आ रहे होंगे। तभी वो लोग बाहर से दरवाजे पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो लोग थोड़े से और हैरान हो जाते हैं। दरवाजे पर अटैक को देखकर उसकी मास्टर उसे शांत करते हुए कहती है कि ज़्यादा चिंता मत कर, वो लोग एंटर नहीं कर पाएंगे। फैंग कहता है कि अगर वो लोग यहाँ पर एंटर नहीं भी कर पाते हैं, मगर फिर भी हम लोगों को यहाँ पर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। वो लोग आपके स्पिरिचुअल बीट को चाहते हैं, जिससे हम लोगों के बीच में एक बैटल होना तो तय ही है और मुझे नहीं लगता है कि मैं जीत पाऊंगा। ये बोलकर वो रोने का नाटक करते हुए कहने लगा होता है कि मास्टर मैं आप पर डिपेंड होने वाला हूँ। उसका वैसा नाटक को देखकर वो उसे पीटते हुए कहती है कि इडियट, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूँ। मेरा कल्टीवेशन लेवल भी टॉम मास्टर के पावर के द्वारा सील कर दिया गया है। जब मैं जिंदा थी तब मैं शायद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगी, लेकिन अब जबकि मेरा बॉडी डीके हो रहा है तो मैं तुम पर रिलाई कर रही हूँ और तुम मुझे ही खुद को बचाने के लिए बोल रहे हो। इसके जवाब में फैंग उससे कहता है कि मॉडल ऑर्गेनाइजेशन का डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उनका लीडर शायद ग्रेट एम्परर के लेवल पर भी हो सकता है। मास्टर कहती है कि यह ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को शान जुन नाम के बंदे के द्वारा फाउंड किया गया था। उस वक्त के चाउटिक एरा में जब 100 रेसेस सुपरमेसी के लिए फाइट कर रहे थे, तब भी इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता था। ये भी कहा जा सकता है कि ये इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस से पहले भी एग्जिस्ट करते आ रहा होगा। इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर दुनिया में शान जुन नाम के नाम से जाना जाता है, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि वो दिखता कैसा है, असली उसका नाम क्या है, वो लड़का है या फिर लड़की है, कोई भी उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। कुछ र्यूमर्स तो यही भी कहते थे कि वो एक सेलेस्टियल बीइंग है, ओमनीपोटेंट है और यहाँ तक कि वो इटर्नल लाइफ के सीक्रेट को भी होल्ड करता है। उस वक्त में काफ़ी सारे पावरफुल लोग जो लोग मरने के कगार पर आ गए थे, वो लोग इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन को इटर्नल लाइफ के लिए ज्वाइन कर लिए थे, जो बात काफ़ी बड़ा सेंसेशन बना कर रख दिया था। मगर फिर शान जुन अचानक गायब हो गया था और उसके साथ में इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों की नज़र से धीरे धीरे गायब हो गया था। लोग तो ये भी कहते थे कि अगर इमोर्टल लॉर्ड गायब नहीं हुआ होता तो शायद 100 रेस कॉन्टिनेंट इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा में यूनिफाई कर दिया गया होता। ये सब सुनकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या वो सच में अपने पावर के दम पर 100 रेस कॉन्टिनेंट को सच में यूनिफाई कर सकता था। मैंने तो ये सुना है कि जब ह्यूमन रेस के 3 ग्रेट गॉड जिंदा थे तब वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल थे। वो लोग सिर्फ 7 नंबर पर थे पूरे 100 रेस कॉन्टिनेंट में। वहीं पर मास्टर अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि लेजेंड के अनुसार में शान जुन तो ह्यूमन रेस के 3 मेन गॉड से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। अगर वो अचानक गायब नहीं हुआ होता तो उसके पास सच में कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करने का ताकत होता। इसलिए काफ़ी सारे ह्यूमर्स ये भी कहते हैं कि शान जुन मेजर फोर्सेस के लीडर के द्वारा मार दिया गया था। तभी दरवाजे पर अटैक और ज़्यादा बढ़ जाता है। दरवाजे पर अटैक को बढ़ता देखकर फैंग कहता है कि लगता है कि जब तक दरवाजा टूट नहीं जाता है वो लोग हार नहीं मानने वाले हैं। वैसे अब हम लोगों को करना क्या चाहिए? मास्टर छोटी सी इविल स्माइल के साथ कहती है ये तो और अच्छा होने वाला है।
उसका इविल स्माइल को देखकर फैंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए पूछता है, आपका मतलब क्या है? वो कहती है कि मैं अभी चेक की हूँ, हालांकि वो तीनों काफी ज्यादा यंग है मगर तुमसे ताकतवर भी है, इसलिए अगर तुम 6 एक्सट्रीम पावर के क्रिस्टल को रिफाइन कर लेते हो तो वो 7 एक्सट्रीम के पावर के जितना बराबर हो जाएगा। तब उन तीनों को हराने के लिए तुम्हें ज्यादा पिटना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर फैंग जल्दी से उसे निकाल कर खुश होते हुए कहता है कि इसके बारे में मैं तो भूल ही गया था, अगर मैं इसे रिफाइन कर लेता हूँ तो मैं वोइड मार्शल आर्ट्स के बॉडी को लेवल 7 के पावर को कंट्रोल कर पाऊंगा। ये बोलकर वो उस एंशिएंट लड़की को देखते हुए पूछता है, मगर फिर इसका बैकलेस का क्या होगा? ये सुनकर उसके मास्टर उसे पीटते हुए कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा जिद्दी बन गए हो, तुम्हारे तीनों लवर्स बाहर में बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उनसे डील करना चाहते हो या फिर नहीं। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, कहीं आप जानबूझकर मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? वो कहती है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। इनर टॉम वर्ल्ड में एक मार्शल एम्पायर लेवल का बीस्ट है जिसे उन लोगों ने पता नहीं क्यों लेकिन प्रवोक कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग सच में मरना चाहते हैं। उसकी सभी बातें सुनकर फैंग काफी ज्यादा घबराने लगा होता है और उस क्रिस्टल को रिफाइन करने का अपना मन बना लेता है। अपना मन बनाने के बाद में वो उस 6 एक्सट्रीम पावर से कंडेंस क्रिस्टल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ में आधे घंटे तक उसे रिफाइन करते ही रहता है, जहाँ पर उसका प्रोग्रेस को देखकर उसकी मास्टर सोचती है कि मुझे पता है कि तुम उसे रिफाइन करने से इसलिए हिचकिचा रहे थे क्योंकि तुम मेरा बॉडी रिफाइन करने के बारे में सोच रहे थे, मगर मेरा सोल पावर अभी काफी ज्यादा कमजोर है और तुम्हारा प्रैक्टिस अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें जल्दी से जल्दी अल्टीमेट एम्पायर रियलम में पहुंचना होगा, तुम्हारी टीचर होने के कारण मैं अभी भी इंतजार कर सकती हूँ। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि सक्सेसफुली उसे रिफाइन कर लेता है। उसे रिफाइन करने के बाद में वो जल्दी से उसका खुशखबरी अपने मास्टर को देने लगता है, मगर उसे उसके मास्टर कहीं पर भी नजर आती ही नहीं है, जिससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगा होता है। जहाँ पर देखने पर उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके मास्टर ही गायब नहीं हुई होती है बल्कि वो स्पिरिट बीट भी गायब हो गया होता है। लेकिन उन सबसे बड़ी प्रॉब्लम फैंग को उसका ब्लैकलिस्ट होने लगा होता है, जिससे उसे समझ में नहीं आता है कि अब इसका करना क्या चाहिए, और वो उसे सो रहे एंशिएंट लड़की को भी जगाना नहीं चाहता है, मगर उसके पास में अब और कोई चारा नहीं होने के कारण वो उसके पास चला जाता है। लेकिन तभी कुछ उसकी उम्मीदों के परे होता है। फैंग जैसे ही उस एंशिएंट लड़की का करीब जाता है वो लड़की अचानक उसका हीट को ऑब्जर्व करने लगती है, जिससे फैंग काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या होने लगा है, और इन्हीं सब के बीच में वो उसे किस कर लेता है और उसी के ऊपर गिर जाता है। फैंग का सारा हीट ऑब्जर्व होने के बाद में वो बिल्कुल शांत हो गया होता है और नींद के कारण वो वहीं पर उसी के बगल में सो जाता है। लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आंखें खुल जाती है। अब वो सीन वहीं पर कट हो जाती है और अब इसके कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन वाले फाइनली उस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उस दरवाजे के टूटने की आवाज से फैंग जाग जाता है और थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर वो है कहाँ पर। तभी वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो एंशिएंट लड़की फैंग को हग करके सो रही होती है, जिससे वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और याद करने लगा होता है कि आखिर यहाँ पर हो के हुआ क्या था। लेकिन उसके पास में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं होता है, क्योंकि तभी इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग सभी जगह को ढूंढने का ऑर्डर देने लगते हैं। वो ऑर्डर सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा उस कॉफिन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जरूर टॉम ऑनर का कॉफिन होगा और शायद इसमें स्पिरिट बीट हो सकता है, इसीलिए सभी लोग उसी कॉफिन में ढूंढने जाने लगे होते हैं। वहीं पर ये सुनकर फैंग वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर वो एंशिएंट लड़की उससे ना भागने देकर उससे अपना हस्बैंड कहकर जोर से पकड़ लेती है। दूसरी तरफ में इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन वाले कॉफिन में जिंदा लोगों को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और चौकन्ना भी होने लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वहीं पर फैंग को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि वो लड़की उससे अपना हस्बैंड बोलकर काफी ज्यादा किसफिस कर रही होती है। दूसरी तरफ में दो लोगों को देखकर वो लोग अपना विचार व्यक्त करने लगे होते हैं कि शायद वो दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे जो कि एक साथ मर गए होंगे लेकिन अब दोबारा से जिंदा हो गए हैं। दूसरा बंदा कहता जिंदा या फिर मुर्दा, लेकिन मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ कि वो लड़की सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पर उनके ग्रुप में एक लड़की होती है जो कहते कि ये लोग कोई लाश वास नहीं है, बल्कि ये लोग हमसे पहले यहाँ पर एंटर कर गए हैं। ये बोलकर वो फैंग से कहने लगी होती है कि तुम्हारे पास में जरूर स्पिरिट बीट होगा, अगर तुम मुझे उसे दे देते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ की बॉडी को इंटैक्ट रखूंगी। इसके जवाब में फैंग थोड़ा सा नाटक करते हुए कहता है, क्या स्पिरिट बीट
मुझे लगता है कि तुम लोगों को कुछ गलतफहमी हो गया है। ये बोलकर वो सोचता है मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल कर उनका हेल्प करने जाना पड़ेगा। लगता है कि अब मुझे ताकत के दम पर यहाँ से निकलना ही होगा। उसकी बातें सुनकर वो तीनों फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे होते हैं, जिसमें एक बंदा उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ती है। उन्हें आगे बढ़ते देखकर फैंग जल्दी से अपना हैंड सील का यूज करके उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो तीनों ही फेंका जाते हैं। उन्हें चोट लग जाती है क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि फैंग थोड़ा सा ताकतवर उनसे होगा। और ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर टॉम में सभी का पावर सप्रेस होने के बावजूद भी उसका पावर इतना ज़्यादा कैसे है। उसका पावर देखकर उन्हें एक बात तो समझ में आ गया होता है कि एक एक करके जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो तीनों मिलकर अपना कंबाइन पावर के साथ में अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं पर उन्हें एक साथ अटैक करते देखकर फैंग उसे वहीं पर रहने के लिए बोलकर खुद ही उनसे डील करने चला जाता है, जहाँ पर वो उनका कंबाइंड पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसी के कारण वो अपने 7th लेवल वाला वॉइड मार्शल आर्ट्स के बॉडी के पावर का टेस्ट भी कर पाएगा। वो 7th लेवल का पावर को यूज करके उनके अटैक पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो तीनों के तीनों फिर से पिट जाते हैं। और वहीं पर फैंग जितना सोचा था 7th लेवल का पावर उसकी उम्मीदों से परे निकलता है। दूसरा तरफ में उन तीनों को दिखाते हैं, जहाँ पर उन तीनों के मुंह से खून निकलने लगा होता है, जिससे वो लोग पूछते हुए कहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पावर सप्रेशन के बाद में भी उसका पावर इतना ज़्यादा कैसे है। इससे तो उन्हें एक बात समझ में आ गया होता है कि वो लोग अपने दुश्मनों को कम नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वो लोग फिर से अपना कंबाइंड पावर से अटैक करने लगते हैं। वो सब देखकर उस एंसेंट लड़की को फैंग की चिंता होने लगी होती है, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उससे अपने तरफ आता देखकर फैंग थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उससे लगता है कि उसे चोट लग जाएगी, इसलिए वो उसे वहीं पर रहने के लिए बोलता है। मगर तभी वो ये देखते हैं कि उस पर फिर से हमला होने वाला है। वो देखकर वो जैसे तैसे करके फिर से उस पर अटैक को काउंटर कर देता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा धूल धुंध से भर जाती है, जिससे किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देती कुछ टाइम के लिए। दूसरी तरफ में फिर से वैसा रिजल्ट को देखकर वो लोग आपस में डिस्कशन करने लगे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दूसरी कहती है कि हम अपने मास्टर के ऑर्डर को डिसओबे नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उसे ख़त्म करना ही पड़ेगा। तीसरा कहा था मगर हम अपना कंबाइन ताकत के दम पर भी उसे हरा नहीं पा रहे हैं। वहीं पर फैंग अपना पावर को देखकर अपनी मास्टर को थैंक्स बोलते हुए कह रहा होता है कि 6 एक्सट्रीम के पावर को देने के लिए थैंक्स। इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन वाले तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्कैरी और पावरफुल निकले। इसके जवाब में उसकी मास्टर उससे कम्युनिकेट करते हुए कहती है कि धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी जाकर अपने लवर्स को बचाओ नहीं तो बहुत ही देरी हो जाएगी। फैंग थोड़ा सा हैरानी से पूछता है कि क्या आप मेरे बॉडी में आ गई है। वो कहती है तुम्हारे बॉडी में नहीं तो और मैं कहाँ जाऊँगी। जब तक स्मोक ठीक है दरवाजे के पास जाकर वॉइड टेक्निक का यूज करके स्नीक आउट करके यहाँ से निकल जाना। फैंग जल्दी से अपने गर्लफ्रेंड के लोकेशन के बारे में उससे पूछ लेता है। वो बता देती है कि वो लोग साउथ वेस्ट के एरिया में जा रहे हैं। ये जानकर फैंग जल्दी से वहाँ पर जाने ही वाला होता है कि मगर वो एंसेंट लड़की उसका हाथ को पकड़कर हस्बैंड करने लगी होती है। वो सब देखकर उसकी मास्टर उसे भी अपने साथ लेकर जाने के लिए बोलकर कहती है कि शायद ये अभी कुछ टाइम के लिए मेंटली बीमार है, मगर ये सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए ऐसा सोचो जैसे कि तुम एक और वाइफ को उठा लिए हो। इसलिए अब और कोई चारा ना होने के कारण वो उसे पिगी बैग राइट देकर उसे वहाँ से लेकर जाने लगा होता है, लेकिन उसे भागते हुए वो लोग देख लेते हैं और फिर से अटैक कर देते हैं, जिससे बचने के लिए फैंग भागते हुए फिर से काउंटर अटैक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे भागता देखकर वो लोग देखते ही रह जाते हैं, लेकिन तभी एक बंदा कहता है ऐसा खड़ा होना बंद करो और जल्दी से ढूंढना शुरू करो कि स्प्लिट बीट वो अपने साथ लेकर चला गया या फिर नहीं। इसलिए वो सभी के सभी लोग उस स्प्लिट बीट को ढूंढने लगे होते हैं, जो कि उन्हें कहीं पर मिलता ही नहीं है, जिससे उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो लोग फैंग को नहीं छोड़ने के लिए अपना मन बना लेते हैं। अब इसी के साथ में अगले सीन में फैंग के दोस्तों को दिखाते हैं, जो लोग एक जगह पर आ गए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि छूमो ब्रदर से बिल्कुल यही उम्मीद था, अंदर में मौजूद बीस्ट मार्शल एम्परर लेवल का ही है या उससे भी हाई लेवल का हो सकता है, चलो उसे ख़त्म कर देते हैं। गु युवान क्लान के तीनों लोगों के पास में उसे होल्ड पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये बोलकर वो सभी लोग अपना अपना रोल बांटने लगे होते हैं कि कौन क्या क्या काम करेगा। सब कुछ प्लान बनाने के बाद में वो सभी लोग आगे उस बिस्ट की दिशा में जाने लगे होते हैं।
जहाँ पर काफी देर तक चलने के बाद में आगे का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया होता है, लेकिन उन्हें अभी तक वो बिस्ट नजर आया ही नहीं होता है। गुयवान क्लान के सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर रेड फ्लेम ब्रोंज हेडेड एप नाम का बिस्ट आ जाता है, जिससे देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, मगर जल्दी से अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करके अपने कंबाइंड पावर के साथ में अटैक करने की तैयारी करने लगे होते हैं। दूर से छुपकर वो सब देखकर यानदुंग कहता है कि उनका कंबाइन स्किल तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर गुयवान लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा थक गए होते हैं और उनका हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गया होता है उस बिस्ट के पंच को सहते सहते। अब उनके पास में और कोई चारा ना होने के कारण में वो तीनों जल्दी से वहां से रिट्रीट करके भागने लगे होते हैं और भागते हुए यानदुंग और लोंग को उनका काम करने के लिए कहते हैं। इसीलिए जैसे वो बिस्ट उनके दिशा में आता ही है कि यान किंग अपना लाइटनिंग से उस पर अटैक करने लगती है और पूछती है कि इतने सारे लोगों को होने के बावजूद में भी क्या हमें उस बिस्ट को मारने की कोशिश करना चाहिए? मेरा मतलब है कि वो बिस्ट एम्परर लेवल में है। गोहे कहता नहीं, इसे मारने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वक्त बर्बाद करना है, जिससे यानदुंग और लोंग को टाइम मिल जाएगा वो करने के लिए जो कि वो लोग करने के लिए उसके घर में जा रहे हैं। ये बोलकर वो अपने लोगों के साथ में मिलकर फिर से कंबाइन अटैक के साथ में उस पर अटैक कर देता है। वहीं पर दूर से छुपकर वो सब वुलिंग क्लान वाले देख रहे होते हैं और वो सब देखकर वुलिंग थोड़ा सा हैरानी से कहता है कि वो लोग गुयवान क्लान वाले हैं ना, आखिर वो लोग उस जायंट बीस्ट को प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? तभी उसकी नज़र इंसानों पर चली जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक होकर सोचता है कि कहीं वो लोग एक टीम तो नहीं बना लिए है ना। वहीं पर यानदुंग को दिखाते हैं जो कि उस बीस्ट को गुफा में से निकलते हुए सभी लोगों को रिट्रीट करने के लिए कहता है। उसका बात को सुनकर वुलिंग और ज्यादा शॉक्ड होकर सोचता है कि कहीं इसका मतलब उन लोगों को बीस्ट को गुफा में से वो चीज़ तो नहीं मिल गया ना जो कि उन्हें चाहिए था। उसकी बातें सुनकर उसके साथी पूछते हैं कि मास्टर वुलिंग अब हमें क्या करना चाहिए? वुलिंग कहता है ऑफकोर्स हम उन्हें भागने नहीं देंगे। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी के सभी लोग अपना काम खत्म होने के बाद में उस बिस्ट से बचकर भाग रहे होते हैं और गुहे उसे एक रास्ते के बारे में बताकर कहता है कि वहाँ से निकलने के बाद में हम लोग उस रास्ते को बंद कर देंगे, जिससे वो बिस्ट हमारा पीछा कर ही नहीं पाएगा। ये बोलकर वो लोग उस पैसेज से बाहर निकलने जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर वुलिंग अपने लोगों के साथ में आकर उस रास्ते को ही ब्लॉक कर देता है। वुलिंग क्लान वाले से पहले उनका दुश्मनी होता है और फिर से उन्हें वहां पर देखकर उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो लोग चिल्लाने लगे होते हैं कि तुम लोग फिर से सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हो। वुलिंग पूछते हैं कि सिचुएशन का फायदा उठाने में गलती क्या है, जल्दी से उस ट्रेजर को हैंडओवर कर दो जिससे कि तुम लोग गुफा में से चुरा के आ रहे हो, नहीं तो तुम सभी के सभी लोग काफी सारे फिर बिस्ट का खाना बनकर रह जाओगे। ये सुनकर यानदुंग काफी ज्यादा गुस्से में अपना फायर ड्रैगन से अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वहीं पर गुहे उससे कहता है कि पहले मैं इस बीस्ट को दूसरा जगह पर लेकर जाता हूँ और तुम लोग वुलिंग क्लान वाले से डील करना। ये बोलकर वो उस बीस्ट को लोअर करके दूसरी तरफ लेकर चला जाता है। दूसरे तरफ में गुहे को जाता देखकर उन्हें काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि बिना इंसानों के हेल्प के तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग कितना देर तक संभाल पाएंगे और आपको तुम लोग भी मेरे हाथों से मारे जाओगे। ये बोलकर वो उन लोगों पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगे होता है। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।